हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू द सिक्स्थ लेक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर। आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लिखा है इट इज ऑल्सो नोन एज सैकेराइड्स। चाहे सैकेराइड लिखा हो, चाहे शुगर लिखा हो और चाहे कार्बोहाइड्रेट लिखा हो, इन तीनों वर्ड का मतलब होता है सेम कंपाउंड के बारे में। उसी कंपाउंड के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये हाइड्रेट्स होते हैं कार्बन के। इट इज ए हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी कि इनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन तो होगा ही होगा। इनके अलावा भी कुछ एटम्स हो सकते हैं जैसे कि ऑक्सीजन वगैरह। ये हाइड्रेट्स है कार्बन के। इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो जो है वो हमेशा 1:2 चलता है। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी होगा ग्लूकोज के बारे में। जो ग्लूकोज है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है। इसके बारे में बहुत डिटेल पढ़ेंगे हम आगे, लेकिन अभी आप समझो इस रेशियो के बारे में। ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? 12, ऑक्सीजन कितने हैं? 6। अगर इस रेशियो को आप कैलकुलेट करोगे तो ये 2:1 आएगा, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो क्या हो गया? 1:2। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हो गया? 2:1। जो पहले लिखेंगे उसका नंबर भी तो पहले लिखेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन पहले है इसलिए 1 पहले आ रहा है, हाइड्रोजन बाद में इसलिए 2 बाद में आ रहा है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का रेशियो सभी कार्बोहाइड्रेट्स में 1:2 होता है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। आगे लिखा है 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीडाइज होने से, ऑक्सीडेशन होने से। जब बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाएगा एनर्जी लेने के लिए तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी आपको मिलेगी। ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल होता है, बहुत ही बड़ा। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती है। एक यूनिट का नाम होता है मोनोसैकेराइड। ये जो यूनिट होती है इसकी, उसी को क्या बोलते हैं? मोनोसैकेराइड। मोनो का मतलब ही एक है, एक यूनिट का नाम क्या है? मोनोसैकेराइड। और 2 या 2 से ज्यादा मोनोसैकेराइड किस बॉन्ड से जुड़ी होती है? तो वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ी होती है। इस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो 2 मोनोसैकेराइड की यूनिट के बीच में बनता है। बेसिकली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अच्छे से आप लिखें और याद करें। अगला टॉपिक मैं आपको समझाता हूं रेड्यूसिंग शुगर के बारे में। ये शुगर टॉपिक हम पढ़ रहे हैं। कुछ शुगर ऐसे होते हैं जो रेड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब रेड्यूस किसे करेंगे? कॉपर आयन को। ये जो कॉपर आयन होता है +2 में, इसका कलर ब्लू होता है। जब ये कॉपर आयन +1 में आ जाता है तो इसका कलर रेड हो जाता है। ये जो आयन्स होते हैं ये फेलिंग्स और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आयन्स कहां पे होते हैं? फेलिंग्स और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। अगर ये आयन इस फॉर्म में है +2 की फॉर्म में तो इस सॉल्यूशन का कलर कैसा रहेगा? ब्लू। अगर इस आयन को इसमें बदल दिया गया है तो कलर कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर कॉपर का हो क्या रहा है? रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कर कौन रहा है? कोई शुगर कर रहा है। अगर ये शुगर रिडक्शन कर रहा है तो इसी शुगर को क्या बोलेंगे? रेड्यूसिंग शुगर बोलेंगे, क्योंकि ये रिड्यूस कर सकता है कॉपर को +2 से +1 में, जिससे कि कलर ब्लू से कैसा हो जाता है? रेड हो जाता है। इसका यूज कहां पर है रिड्यूसिंग शुगर फिनोमेना का और इस एक्सपेरिमेंट का? वो ध्यान से सुनना। यूज्ड टू डिटेक्ट मोनोसैकेराइड्स इन यूरिन। जो यूरिन होता है ह्यूमन का यूरिन, उसके अंदर मोनोसैकेराइड है या नहीं है इसका पता लगाया जाता है रिड्यूसिंग शुगर के नेचर के बेसिस पे। जैसे कि ये रहा हमारे पास ह्यूमन का यूरिन, जिसके अंदर हमें पता करना है कि मोनोसैकेराइड है या नहीं है। मोनोसैकेराइड की जगह ग्लूकोज, फ्रक्टोज हो सकते हैं, क्योंकि ये सब मोनोसैकेराइड ही है। इसके अंदर हमने यूरिन ले रखा है, ये रहा यूरिन। इस यूरिन के अंदर हम क्या डालेंगे? इस यूरिन के अंदर हम या तो फेलिंग सॉल्यूशन डाल देंगे या बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाल देंगे। ये मैंने डाल दिया इसके अंदर फेलिंग सॉल्यूशन, रेड कलर में जो है इसके अंदर डाल दिया है हमने फेलिंग सॉल्यूशन। बेसिकली इस फेलिंग सॉल्यूशन का कलर कैसा है उससे हम पता करेंगे इस यूरिन के अंदर मोनोसैकेराइड है या नहीं है। अगर इस सॉल्यूशन का कलर रहता है ब्लू तो इसका मतलब क्या होगा? इसमें कॉपर आयन +2 में है। अगर कॉपर आयन +2 में है तो रिडक्शन नहीं हुआ होगा। रिडक्शन अगर नहीं हुआ है तो कलर ब्लू रह रहा है। रिडक्शन नहीं हुआ है इसका मतलब रेड्यूसिंग शुगर नहीं है। इसका मतलब यूरिन के अंदर वो मोनोसैकेराइड नहीं है। तो इस केसेस को मैं ढंग से लिख देता हूं थोड़ा, जिससे कि आप अच्छे से नोट कर पाए। अगर इस सॉल्यूशन का कलर रहता है ब्लू तो इसका मतलब क्या होगा? यहां पे रेड्यूसिंग शुगर नहीं है। रेड्यूसिंग शुगर नहीं है इसका मतलब यहां पे मोनोसैकेराइड भी नहीं है। अगर इस सॉल्यूशन का कलर हो जाता है रेड, इसका मतलब यहाँ पे रिड्यूसिंग शुगर है। रेड कलर कहां से आया होगा?
Cu प्लस आयन से। Cu प्लस कैसे बना होगा, इससे बना होगा, बनाया किसने होगा, रेड्यूसिंग शुगर ने, यानी कि यहाँ पे रेड्यूसिंग शुगर है, रेड्यूसिंग शुगर है, इसका मतलब मोनोसेक्राइड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इस यूरिन और इस इनमें से एक सॉल्यूशन के मिक्सचर का कलर कैसा हो रहा है, इस बेसिस पे हम पता कर सकते हैं कि उस मिक्सचर के अंदर, उस यूरिन के अंदर मोनोसेक्राइड है या नहीं है। तो ये डिटेक्ट का मतलब होता है पता करना। तो ये फिनोमिना यूज किया जाता है यूरिन के अंदर शुगर है या नहीं है टेस्ट करने के लिए। आपको पता होगा जिन पेशेंट को डायबिटीज होती है उनके यूरिन के अंदर ग्लूकोज आ रहा है या नहीं आ रहा, ये टेस्ट किया जाता है, जिसको यूरिन ग्लूकोज टेस्ट बोलते हैं। उस टेस्ट का फिनोमिना यही है बेसिकली, उस पेशेंट के यूरिन के अंदर इनमें से कोई एक सॉल्यूशन डाला जाता है, अगर वो यूरिन ब्लू हो जाता है इसका मतलब मोनोसेक्राइड नहीं है, उस पेशेंट के यूरिन में शुगर नहीं आ रहा है। अगर उस यूरिन का कलर रेड हो जाता है इसका मतलब उस यूरिन के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट था, इसलिए यहाँ पे ये कलर रेड हो गया है रिडक्शन के कारण। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझा पाया हूं ये टॉपिक। एक लाइन और लिखी है हमने लास्ट में, दीज शुगर्स हैव फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। ये जो रेड्यूसिंग शुगर होते हैं ये इसको रेड्यूस क्यों कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास फ्री एल्डिहाइड ग्रुप होता है या फिर कीटोन ग्रुप होता है। एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप, मोनोसेक्राइड दो टाइप के हो सकते हैं। जिनके पास एल्डिहाइड ग्रुप होता है उन्हें एल्डोस शुगर बोलते हैं, जिनके पास कीटोन ग्रुप होता है उसे कीटो शुगर बोलते हैं। यही टॉपिक में आगे पढ़ाऊंगा आपको थोड़ा, लेकिन यहां पे जब बात आई गई है तो एक बार बता देता हूं, रेड्यूसिंग शुगर रेड्यूस क्यों कर पाता है इस आयन को, क्योंकि इसके पास फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोन का ग्रुप होता है जो कॉपर आयन को क्या करता है, रेड्यूस करता है। और कॉपर आयन के रिड्यूस होने से ही कलर जो है वो सॉल्यूशन का चेंज हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सब लाइनें आपको अच्छे से समझ में आई है। यू कैन प्लीज नोट दिस देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूं कार्बोहाइड्रेट को किन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट कुछ होते हैं मोनोसेक्राइड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कार्बोहाइड्रेट की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसी का नाम क्या है, मोनोसेक्राइड। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि ये एक सबसे बेसिक यूनिट है। अगर दो या दो से ज्यादा मोनोसेक्राइड की यूनिट जुड़ जाती है, इन जुड़ने के बीच में बॉन्ड कौन सा बनेगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, ये पहले भी बता दिया। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। 2 से लेकर 9 मोनोसेक्राइड की यूनिट यहाँ पे जुड़ सकती है। 2 जुड़ने पे अलग टाइप का ओलिगोसेक्राइड बनेगा, 3 जुड़ने पे अलग टाइप का बनेगा, 4 जुड़ने पे अलग, और 9 यूनिट के जुड़ने पे अलग टाइप का क्या बनेगा, ओलिगोसेक्राइड बनेगा। यानी कि अगर एक ही यूनिट है तो इसको बोलते हैं मोनोसेक्राइड। 2 से लेकर 9 तक यूनिट अगर जुड़ गई है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से तब उसे बोलते हैं ओलिगोसेक्राइड। अगर 9 से भी ज्यादा यानी कि 10 या 10 से ज्यादा यूनिट जुड़ गई है मोनोसेक्राइड की तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पॉलीसेक्राइड। इसे बोला था ओलिगोसेक्राइड, इसे क्या बोलते हैं, पोली। पोली का मतलब ही होता है बहुत सारी, तो यहाँ पे 10 से ज्यादा यूनिट जुड़ जाती है बेसिकली। यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, यहाँ पे भी कौन सा बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, लेकिन यहाँ का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड थोड़ा सा डिफरेंट होता है जिसको एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा। बात करेंगे धीरे धीरे, अभी बस जितना समझ में आ रहा है समझते चलो। ये जो होते हैं मोनोसेक्राइड ये मीठे होते हैं, चखने में स्वाद में मीठे होते हैं, स्वीट। ये जो पॉलीसेक्राइड होते हैं ये कभी मीठे नहीं होते हैं, नॉन स्वीट होते हैं। ये हमेशा मीठे होंगे, ये कभी भी मीठे नहीं होंगे। और ये जो है ओलिगोसेक्राइड ये मीठे भी हो सकते हैं और ये मीठे नहीं भी हो सकते हैं। में और में नॉट स्वीट, मीठे हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। ये हमेशा मीठे होंगे, ये कभी मीठे नहीं होंगे। ये जो है हमेशा ही रिड्यूसिंग शुगर होगी, ये वाली यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये हमेशा ही रिड्यूसिंग शुगर होगी और ये हमेशा ही नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगी। अब रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, अभी अभी आपको पढ़ाया, ऐसी शुगर जो कॉपर को +2 से +1 में भेज दे, यानी कि ब्लू सॉल्यूशन को रेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दे, उसे बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। ये वो शुगर है जो रिडक्शन नहीं कर सकती कॉपर आयन का बेसिकली। यहाँ पर हेमी एसिटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो एक मोनोसेक्राइड की यूनिट है, इस यूनिट के अंदर हेमी एसिटल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अभी मैं आपको ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज सब की स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा और दिखाऊंगा कि हेमी एसिटल बॉन्ड कहां पे और किनके बीच में प्रेजेंट होता है। अभी एक बार इस फ्लो चार्ट में आप डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ लें सभी। यहाँ पे हेमी एसिटल बॉन्ड है, यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और वहां पर स्पेशल टाइप का ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये जो होते हैं इनके अंदर 3 से लेकर 7 कार्बन के एटम हो सकते हैं, हैव 3 to 7 कार्बन एटम्स। जैसे कि आप ग्लूकोज को जानते हो, उसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है,
लेकिन जो मोनोसेक्राइड होता है उसका एक कॉमन फॉर्मूला में लिख रहा हूं आपके सामने। वो फॉर्मूला होता है CnH2n और ON। जितने कार्बन होंगे उसके डबल हाइड्रोजन होंगे और जितने कार्बन होंगे उतने ही ऑक्सीजन होंगे किसी भी मोनोसेक्राइड के अंदर। यहां पर जो N की वैल्यू है, N की वैल्यू वो 3 to 7 हो सकती है। हम जानते हैं कि यहां पर N की वैल्यू अगर 6 होती है तो उसका नाम क्या है, ग्लूकोज है। यहां पर N की वैल्यू 5 होती है तो उसका नाम राइबोज है ना। ये सारे नाम आप याद करेंगे टेबल की फॉर्म में, आगे लिखवाऊंगा टेबल। अभी इतना समझो कि मोनोसेक्राइड का जनरल फॉर्मूला ये है CnH2nOn। इसमें N की जो वैल्यू है वो कार्बन का नंबर है और वो 3 से लेकर 7 तक हो सकता है। जो लाइन यहां पे लिखी है अच्छे से समझ में आया होगा। अगली लाइन समझाता हूं। यहां पर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, यहां पे कीटोन का फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। ये डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, पॉली हाइड्रोक्सी अल्कोहल के। हाइड्रोक्सी का मतलब होता है OH, पोली का मतलब बहुत सारे, एल्कोहल का मतलब भी बेसिकली जिनमें OH होता है। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे OH होते हैं और यहाँ पे एक एल्डिहाइड या फिर एक कीटोन का फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है। यानी कि ये एक ऐसे एल्कोहल के मॉलिक्यूल होते हैं जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और इनके अंदर हाइड्रोक्सी यानी कि OH के जो ग्रुप है वो बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये लाइन भी आपको अच्छे से समझ में आई होगी और आई थिंक मैंने आपको सारी लाइनें समझा दी है। अब इनके भी फर्दर टाइप के ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। मोनोसेक्राइड को फिर से दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक तो है एल्डोज और दूसरी है कीटोज। नाम से समझ में आ रहा है, एल्डोज का मतलब क्या है, एल्डिहाइड। यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा और कीटोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, कीटोन होगा। कुछ एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखे हैं, जैसे कि फ्रक्टोज के अंदर कीटोन होता है, उसी प्रकार ग्लूकोज, राइबोज, गैलेक्टोज और मेनोज। ग्लूकोज, राइबोज, गैलेक्टोज और मेनोज, इन चारों के अंदर क्या होता है, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। और केवल फ्रक्टोज के अंदर क्या होता है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो दो क्लासें हैं किसकी, मोनोसेक्राइड की, जिनको आप अच्छे से नोट करें। ये जो पॉलीसेक्राइड होता है इसको भी दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पॉलीसेक्राइड क्या है, जिनमें बहुत सारी मोनोसेक्राइड की यूनिट है। ये मोनोसेक्राइड की यूनिट अगर सेम टाइप की है, यानी कि सारे ही ग्लूकोज है या सारे ही राइबोज है या सारे ही फ्रक्टोज है, तब तो उसे बोलते हैं होमोपोलीसेक्राइड। क्या बोलते हैं, होमोपोलीसेक्राइड। अगर ये अलग अलग यूनिट के जुड़ने से बना है, जैसे कि एक ग्लूकोज आया उसके साथ फ्रक्टोज आ गया, फिर मेनोज आ गया, फिर गैलेक्टोज आ गया, फिर राइबोज आ गया, फिर ट्राइओज आ गया, फिर पॉलीहाइड्रोक्सी एसीटोन आ गया, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल के रैंडमली जुड़ने से, यानी कि अलग अलग मोनोसेक्राइड के जुड़ने से जो बनता है उसे बोलते हैं हेट्रोपोलीसेक्राइड। और सेम टाइप के मोनोसेक्राइड के जुड़ने से जो बढ़ता है उसे बोलते हैं होमोपोलीसेक्राइड। सेम टाइप का मतलब है यहां पर अगर ग्लूकोज जुड़ा है तो इसके आगे आने वाले सभी ग्लूकोज ही ग्लूकोज होंगे, उसे बोलेंगे क्या, होमोपोलीसेक्राइड। इसके एग्जांपल लिखे हमने कुछ, जैसे स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, काइटिन है, इनुलिन है। आप इंसुलिन से कंफ्यूज मत होना, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो प्रोटीन का बना होता है। ये जो इनुलिन होता है एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो होमोपोलीसेक्राइड के टाइप के अंदर आता है बेसिकली। इसके कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, पेक्टिन, अगार अगार, म्यूकोपोलीसेक्राइड वगैरह। तो ये आप अच्छे से नोट करें और याद करें। आगे मैं आपको स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटिन, इनुलिन, राइबोज, ग्लूकोज, पेंटोज, फ्रक्टोज, इन सब की भर भर के डिटेल पढ़ाऊंगा। एक बार फ्लो चार्ट को आप अच्छे से बनाएं और समझें इसको। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको समझाता हूं मोनोसेक्राइड के कैसे कैसे टाइप हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि मोनोसेक्राइड का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n और ON। यहां पर जो N की वैल्यू है वो नंबर ऑफ कार्बन होती है। इस टेबल के अंदर इस साइड में हमने नंबर ऑफ कार्बन लिखा है N। अगर इस फॉर्मूले के अंदर N की वैल्यू आप 3 रखोगे, जो फॉर्मूला बनेगा वो एक ट्रायोज मोनोसेक्राइड का फॉर्मूला होगा। उस फॉर्मूला का नाम क्या रखा है हमने, ट्रायोज मोनोसेक्राइड रखा है। अगर आप n बराबर 4 रखोगे तो बनेगा टेट्रोज, n बराबर 5 रखोगे तो बनेगा पेंटोज, 6 रखोगे तो बनेगा हेक्सोज, 7 रखोगे तो बनेगा हेप्टोज। अगर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काउंटिंग पढ़ी हो तो आपको पता होगा, ट्राई का मतलब ही होता है 3, टेट्रा का मतलब ही होता है 4 और पेंट का मतलब ही होता है 5, हेक्स का मतलब ही 6 होता है और हेप्ट का मतलब ही 7 होता है। तो इन वर्ड्स को याद करने में आपको दिक्कत नहीं होगी अगर आपको काउंटिंग्स आती है साइंस के अकॉर्डिंग तो। उसके अलावा हम बात करते हैं कि अगर n बराबर 3 रखने पर इस फॉर्मूले के अंदर जो फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले के अंदर अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे एल्डोज बोलेंगे, अगर कीटोन ग्रुप है तो उसे कीटोज बोलेंगे। एल्डिहाइड ग्रुप कुछ ऐसा दिखता है, हमने बना रखा है
कीटोन ग्रुप कुछ ऐसा दिखता है। एल्डिहाइड को शॉर्ट में CHO बोलते हैं और इस ग्रुप को कीटोन को शॉर्ट में CO बोलते हैं। ये जो ग्रुप्स है अगर इस मॉलिक्यूल के अंदर होंगे तो अलग अलग फॉर्मेशन होगा बेसिकली। अगर इस फॉर्मूले के अंदर एल्डिहाइड होगा तो वो अलग शुगर होगी, अगर कीटोन होगा तो वो अलग शुगर होगी, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर भी तो अलग अलग है, तो कंपाउंड भी तो अलग अलग हो गए। अगर ये अलग अलग होंगे तो इनको नाम भी तो अलग अलग देना पड़ेगा, इसलिए इसको नाम दिया एल्डोज वाला, इसको नाम दिया कीटोज वाला। अब हम ऐसे मॉलिक्यूल की बात करते हैं जो ट्राइयोज होते हैं, यानी कि उनमें 3 कार्बन है, उसके अलावा उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप भी है और उसके अंदर कीटोज ग्रुप भी है। कीटोन ग्रुप वाले का नाम अलग लिखा है हमने, एक एग्जांपल है ये उसका, एल्डिहाइड वाले का एक एग्जांपल है ये। जैसे कि मैं लिखूं आपके सामने ग्लिसरी एल्डिहाइड, तो ये एक ऐसा एल्डिहाइड है जिसके अंदर 3 कार्बन होंगे और उसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी होगा, 3 कार्बन के साथ होता है, इसलिए ये सिंपलेस्ट शुगर है। इसको सिंपलेस्ट शुगर की उपाधि मिली गई है भाई, नाम दिया गया है। सबसे छोटा शुगर कौन है? ग्लिसरी एल्डिहाइड है। ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है इसके अंदर 3 ही कार्बन होते हैं, लेकिन इसके अंदर कीटोन का ग्रुप होता है, इसलिए इसको उस एग्जाम्पल के अंदर लिखा हुआ है बेसिकली। अगर आपने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन पढ़ा हो तो आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा जब फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट टूटता है एल्डोज एंजाइम की हेल्प से तो वो 2 कंपाउंड में टूटता है, एक का नाम क्या होता है? पागल, और दूसरे का नाम क्या होता है? धाप। ये जो पागल है इसका पूरा नाम क्या था? फोस्फोग्लिसरी एल्डिहाइड। ये वही ग्लिसरी एल्डिहाइड है, इसी के साथ फॉस्फेट जुड़ने से क्या बनता है? पागल बनता है। और इसका पूरा नाम क्या था धाप का? डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इसी डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में फॉस्फेट जुड़ने से क्या बनता है? धाप बनता है। तो आपको समझ में आया होगा ये मॉलिक्यूल्स बायोलॉजी के अंदर काम में आते हैं, कुछ इस नामों से हम उन्हें बुलाते हैं, है ना। तो आगे बात करते हैं। अगर मोनोसेक्राइड के इस फॉर्मूले में आप n बराबर 4 रखोगे तो एक फॉर्मूला बनेगा, उस फॉर्मूले को नाम देंगे ट्राइयोज। उसके अंदर अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे बोलेंगे इरिथ्रोज, अगर कीटोन ग्रुप है तो उसे क्या बोलेंगे? इरिथ्रोक्लोज बोलेंगे। इरिथ्रोज और इरिथ्रोक्लोज, इरिथ्रोक्लोज और इरिथ्रोज, बहुत अच्छे से नाम को प्रोनाउंस करेंगे। ये जो इरिथ्रोज होता है अगर आप जानते हो तो ये एंटी कैंसर होता है, एंटी कैंसर होता है। मैंने आपको सेल चैप्टर में एंथोसाइनिन पिगमेंट के बारे में भी पढ़ाया था। एंथोसाइनिन, उस पिगमेंट को बनाने के अंदर इरिथ्रोज काम में आता है। इरिथ्रोज शुगर एंथोसाइनिन पिगमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है, उसके अलावा ये एंटी कैंसर भी होती है। जो इरिथ्रोक्लोज होता है ये सन के अगेंस्ट टाइनिंग कर सकता है। आप जानते होंगे सन में निकलने से, धूप में निकलने से स्किन में टाइनिंग हो जाती है, तो वो टाइनिंग क्यों हो रही है? क्योंकि स्किन सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रही है। अगर आपकी बॉडी के अंदर इरिथ्रोक्लोज ज्यादा है तो अगर आप सन में नहीं जा रहे हो फिर भी आपकी स्किन में क्या होगी? टाइनिंग होगी, क्योंकि ये शुगर सन रेज को एब्जॉर्ब करके स्किन को देता है। अगर सन रेज बहुत कम है तब भी एब्जॉर्ब करके स्किन को देगा और स्किन के अंदर क्या हो जाएगी? टाइनिंग हो जाएगी बेसिकली। आके लिखा है पेंटोज। पेंटोज एक ऐसी शुगर है जिसमें 5 कार्बन होंगे। एल्डिहाइड में एग्जांपल लिखे हमने, राइबोज है, जाइलोज है और एरेबिनोज है। आपको याद होगा राइबोज जो है वो आरएनए का कंपाउंड है बेसिकली, आरएनए का पूरा नाम ही होता है राइबोज डाई न्यूक्लियोटाइड, है ना। तो इस आर का मतलब राइबोज है, यहाँ पे राइबोज शुगर है बेसिकली। और ये जो जाइलोज है आपको मैंने पढ़ाया था कि जो टर्शरी सेल वॉल है कुछ प्लांट के अंदर मिलती है वो किसकी बनी होती है? जाइलोज की बनी होती है, तो ये वही जाइलोज है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। ये जो एरेबिनोज है ये भी कुछ प्लांट्स की सेल वॉल में मिलता है। तो राइबोज आरएनए में है, जाइलोज और एरेबिनोज सेल वॉल के अंदर है बेसिकली। राइबुलोज और जाइलुलोज ये भी कंपाउंड इन्हीं के डेरिवेटिव है जिनके अंदर क्या मिलता है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप मिलता है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप की जगह। आगे बात करते हैं हेक्सोज के बारे में। हेक्सोज ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर 6 कार्बन होते हैं, अगर एल्डिहाइड उनमें फंक्शनल ग्रुप है उसके एग्जांपल है ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मेनोज। अगर कीटोन उनके अंदर है तो उसका एग्जांपल क्या है? फ्रक्टोज है। अगला पढ़ लेते हैं हेप्टोज। हेप्टोज के अंदर 7 कार्बन होंगे, अगर उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है तो उसका एग्जांपल है सेडोफेप्टोज, और अगर उसमें कीटोन है तो उसका नाम है सेडोफेप्टुलोज। सेडोफेप्टोज और सेडोफेप्टुलोज, इन वर्ड्स को आप अच्छे से नोट करें और बार बार रिवाइज करके याद करें। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूं, फिर हम और कुछ समझते हैं, इतना नोट करें आप। सो चलिए स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जो मोनोसेक्राइड के अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं, जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं, राइबोज ही ले लेते हैं।
राइबोज की डिटेल स्ट्रक्चर मैं आपके सामने बना के एक्सप्लेन करता हूं कुछ। जैसा कि हमने आपको बताया कि राइबोज 5 कार्बन का एक स्ट्रक्चर है, यानी कि एक पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन इसमें होते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर को बनाता हूं मैं आपके सामने। पांचों कार्बन को सबसे पहले एक सीरीज में बना लेता हूं, एक लाइन में बना लेता हूं, और इन पांचों कार्बन को कोवेलेंट बॉन्ड से कनेक्ट कर देता हूं। अंडरस्टूड। राइबोज हमने एल्डोज के अंदर लिखा था एग्जांपल। एल्डोज मतलब यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा, तो सबसे पहले वाले कार्बन पे एक एल्डिहाइड का ग्रुप भी बना देता हूं, है ना। और इस पांचों कार्बन के राइट साइड में जितनी भी खाली जगह है वहां पे क्या ऐड करूंगा मैं, OH ऐड करूंगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड करूंगा कुछ इस टाइप से। और बाकी जितनी भी कार्बन की वैलेंसी बची है उन जगहों पे हाइड्रोजन ऐड करूंगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा ही बनाएगा। इसने भी 4 बनाए, 4 4 4 और 4, 2 यहाँ पे और एक ये, दोनों 2 यहाँ पे और एक एक ये, दोनों 4 इसने भी बना लिए। इन कार्बन को आप नंबर भी दे सकते हो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। 5 कार्बन हो गए। इसी स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, राइबोज होता है। अंडरस्टूड और नोट। राइबोज इसी स्ट्रक्चर का नाम होता है। इसको अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो क्या इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एल्डोज बोला जाता है। क्या इसके अंदर 5 कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, इसलिए इसको पेंटोज बोला जाता है। ये 2 वर्ड आप अभी समझ सकते हो। और मैंने आपको बताया था कि इन मोनोसेक्राइड के अंदर हेमी एसिटल बॉन्ड होता है। तो वो हेमी एसिटल बॉन्ड कैसे होता है मैं आपको समझाता हूं। फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन होता है, क्रियात्मक समूह का जो कार्बन होता है, वो वाला कार्बन सेकंड लास्ट कार्बन से ज्वाइन होता है। ये लास्ट कार्बन है, इसके नीचे कोई कार्बन नहीं है, ये सेकंड लास्ट कार्बन है। फंक्शनल ग्रुप का कार्बन सेकंड लास्ट कार्बन से जुड़ता है। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है, इसी बॉन्ड का नाम क्या है, हेमी एसिटल बॉन्ड है। क्या नाम है, हेमी एसिटल बॉन्ड नाम है। इसी ग्रीन कलर के बॉन्ड का नाम क्या है, हेमी एसिटल बॉन्ड। ये बॉन्ड बनने के बाद यहां से क्या हटेगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, और यहां से भी क्या हटेगा, हाइड्रोजन हटेगा। बहुत ध्यान से देखना, ये बॉन्ड बनने के बाद कैसा बन जाएगा, ये एक रिंग टाइप बन जाएगा। ये कार्बन जब खींचकर इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये पूरी एक रिंग बन जाएगी, और ये कार्बन रिंग से बाहर रहेगा। तो देखना मैं रिंग बना रहा हूं आपके सामने, कुछ इस टाइप की रिंग बनती है राइबोज की। ये रही वो रिंग, कुछ ऐसी। और ये जो ऑक्सीजन है वो यहां पे आ जाता है बेसिकली। ये 1 नंबर कार्बन, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर और ये 4 नंबर कार्बन, और 5 नंबर कार्बन कुछ ऐसे रिंग से बाहर लगा होता है, ये वाला कार्बन। इस कार्बन के ऊपर अगर मैं OH को भी शो करूं आपके सामने, तो इन सभी के राइट साइड में क्या लगे हुए हैं, OH लगे हुए हैं। राइट साइड को यहां पे ऊपर की तरह शो किया जाता है। तो बाहर की तरफ सभी कार्बन पे क्या लग जाएंगे, OH लग जाएंगे बेसिकली, और अंदर की तरफ क्या लग जाएंगे, H लग जाएंगे। जहां भी वैलेंसी फ्री दिख रही है अंदर की तरफ क्या लगा दो, H लगा दो। यहां भी दिख रही है अंदर H लगा दिया, यहां भी दिख रही है इधर H लगा दिया। आई होप इट इज क्लियर। यहां पर C होगा और इस तरफ से एक और H जुड़ा होगा उससे, है ना। तो ये 5 नंबर कार्बन है, और ये कार्बन आपको दिखाई दे ही रहे हैं। ये एक राइबोज की स्ट्रक्चर है बेसिकली। इस राइबोज की स्ट्रक्चर में साइकिल है, रिंग बनी हुई है, तो इसे बोलेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर। और इस साइकिल के अंदर 5 मेंबर है, ऑक्सीजन भी इसका मेंबर है और 4 कार्बन इसके मेंबर है, तभी ये 5 मेंबर की रिंग बनी है। और 5 मेंबर की जो रिंग होती है उसे पेंटागोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटागोनल रिंग। तो राइबोज के अंदर पेंटागोनल रिंग होती है। पेंटा का मतलब ही 5 होता है, यानी कि जिसके अंदर के कितने मेंबर हो, 5 मेंबर हो, ऐसी रिंग है। इन 5 मेंबर में 4 तो क्या है, कार्बन है, और एक क्या है बेसिकली, ऑक्सीजन है। 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है। इसी पेंटागोनल रिंग का एक और नाम रखा जाता है फ्यूरेनोज। इसका नाम क्या रखा जाता है, फ्यूरेनोज, ये नाम भी लिखा जाता है। फ्यूरेनोज और पाइरिनोज 2 रिंगों के नाम होते हैं। फ्यूरेनोज अगर उसमें 5 कार्बन है, पाइरिनोज अगर उसमें 6 कार्बन है, तो ये नाम रखे जाते हैं बेसिकली रिंगों के। तो मैं और कुछ एक्सप्लेन करता हूं आपको यहाँ पे, अल्फा और बीटा राइबोज के बारे में भी यही समझा देता हूं। इस 1 नंबर कार्बन पे, ये 1 नंबर वाला कार्बन है, इस कार्बन पे अगर OH ग्रुप ऊपर है, OH किधर है, ऊपर है, तब तो इसे बोलते हैं बीटा। अगर इस कार्बन पे OH ग्रुप नीचे की तरफ है तब इसे क्या नाम देते हैं, अल्फा।
तो अल्फा राइबोज और बीटा राइबोज में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली ये ग्रुप पलट जाते हैं। अगर OH ऊपर बना है जो इस स्ट्रक्चर में हमने बनाया है तो इसका नाम क्या होगा, बीटा राइबोज होगा। अगर आप इनको पलट देते हो तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा राइबोज हो जाएगा। तो राइबोज का स्ट्रक्चर ये होता है। राइबोज के बारे में ये कुछ वर्ड, एल्डोज, पेंटोज, पेंटागोनल रिंग, फ्यूरेनोज रिंग, फ्यूरेनोज भी रिंग का ही नाम है, फ्यूरेनोज रिंग जिसमें 5 मेंबर होते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स मैंने आपको समझाए और राइबोज की डिटेल स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाई। तो यू प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। एक वर्ड और आप समझ सकते हो यहाँ पे, ये जो हेमी एसिटल बॉन्ड है ये किस किस के बीच में है, पहले कार्बन और चौथे कार्बन के बीच में। यहाँ पे पहला कार्बन ये रहा, चौथा कार्बन ये रहा, इनके बीच में ये वाला ऑक्सीजन आ गया है। यानी कि ये जो बॉन्ड बना है ना ऑक्सीजन और चौथे कार्बन के बीच में यहाँ पे बेसिकली, और ये ऑक्सीजन और पहले कार्बन के बीच में बेसिकली, ये जो पूरा बॉन्ड है ये वाला, इसी बॉन्ड का नाम क्या है, हेमी एसिटल बॉन्ड है, हेमी एसिटल बॉन्ड है। तो हेमी एसिटल बॉन्ड को इस डायग्राम में शो किया, तो मैंने इसमें भी शो कर दिया है। अब आप नोट करें, फिर हम आगे बढ़े। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ग्लूकोज की डिटेल बताता हूं। आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो इसलिए मैंने राइबोज आपको एक बार बना के दिखा दिया। अब बाकी मैं आपके लिए ऑलरेडी बना के रखूंगा, केवल एक्सप्लेन करूंगा जिससे कि कम समय में आपको ज्यादा इनपुट मिल सके। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर हमने ऐसे बनाई है। ग्लूकोज का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, C6H12O6 होता है। इसका मतलब यहाँ पे कार्बन कितने होंगे, 6 होंगे, N=6 है इसलिए इसको हेक्सोज बोलते हैं। इसके अंदर एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है इसलिए इसको एल्डोज बोलते हैं। 6 कार्बनों को मैंने एक लाइन में बनाया है। इधर साइड में मैंने ऊपर तो एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा 1 नंबर कार्बन पे, वो लगा दिया। बाकी जितने भी कार्बन है सब में इधर OH लगना चाहिए था, लेकिन 3 नंबर कार्बन पे OH और H क्या हो गए हैं, पलट गए हैं। राइबोज के अंदर राइट साइड में सभी OH थे, लेफ्ट साइड में सभी H थे। यहां पर भी वैसा ही है, लेकिन 3 नंबर कार्बन पे OH और H क्या हो गए हैं, पलट गए हैं, और बाकी सब वैसा ही स्ट्रक्चर है। कार्बन का टोटल नंबर कितना है, 6 है। तो ये ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है बेसिकली। यहां पर जो हेमी एसिटल बॉन्ड है वो हमेशा फंक्शनल ग्रुप और सेकंड लास्ट कार्बन यानी कि 1 और 5 के बीच में बनेगा। ये क्या है, हेमी एसिटल बॉन्ड है बेसिकली। ये हेमी एसिटल बॉन्ड बनने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। ये पूरी एक रिंग बन जाएगी, जो मैं आपको उंगली से शो कर रहा हूं, ये पूरी रिंग बन जाएगी। तो ये पूरी रिंग बन गई है। इस रिंग के अंदर 6 टोटल मेंबर है, 6 टोटल मेंबर है, 6 मेंबर, इसलिए इसका नाम है हेक्सागोनल रिंग। इन 6 मेंबर में से 5 तो कार्बन है और एक क्या है, ऑक्सीजन है। इसी हेक्सागोनल रिंग का एक नाम रखा जाता है पाइरिनोज रिंग। पाइरिनोज रिंग। राइबोज के अंदर हमने लिखा था फ्यूरेनोज रिंग, यहाँ पे हम लिख रहे हैं पाइरिनोज रिंग। वहां पे लिखा था पेंटागोनल रिंग, यहाँ पे लिख रहे हैं हेक्सागोनल रिंग। अगर इस 1 नंबर कार्बन के ऊपर की तरफ OH होता है तो उसको बोलते हैं बीटा ग्लूकोज। अगर 1 नंबर कार्बन पे नीचे की तरफ OH होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अल्फा ग्लूकोज बोलते हैं। इस ग्लूकोज का स्ट्रक्चर आप अच्छे से देख सकते हो, सारे फिनोमिना वैसे ही है, केवल 3 नंबर कार्बन पे OH ऊपर है, बाकी सभी कार्बन पे OH नीचे है। जो नीचे है बेसिकली उसको इधर दिखाया है, जो ऊपर है बेसिकली उसको इधर दिखाया है, और जहां पे वैलेंसी खाली है वहां पे आप हाइड्रोजन ऐड कर सकते हो। और ये जो 5 नंबर कार्बन और 1 नंबर कार्बन है, इनके बीच में ये जो पूरा बॉन्ड है, रेड कलर से शो कर रहा हूं, इसे ही बोलते हैं हेमी एसिटल बॉन्ड। जो यहाँ पे दिख रहा है वो इस स्ट्रक्चर में भी हमने दिखा दिया है। तो यू कैन नोट दिस इन योर वर्ड्स, प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज एक कीटोज शुगर होती है, यानी कि इसमें कीटोन होगा। कीटोन के दोनों तरफ कार्बन होते हैं, तो 2 नंबर कार्बन पे हमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप रखना पड़ेगा। इसके ऊपर भी एक कार्बन रखना पड़ेगा और बाकी कार्बन इसके नीचे रखेंगे बेसिकली। हेक्सोज है, यानी कि इसके अंदर टोटल 6 कार्बन होंगे। मैंने 6 कार्बन को एक लाइन में लिख दिया है। इसका फॉर्मूला लिख सकते हो आप C6H12O6, क्योंकि जनरल फॉर्मूला आपको मोनोसेक्राइड का हमने बता दिया है, वहां पे N की वैल्यू 6 रख देना, ये फॉर्मूला बन गया। इसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए बस 2 नंबर पे क्या रखेंगे, एल्डिहाइड ऊपर रखेंगे, इस साइड सभी में OH रखेंगे, लेकिन 3 नंबर का OH और H को पलटना है जैसा कि ग्लूकोज में किया था। इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसके फंक्शनल ग्रुप के कार्बन जो कि 2 नंबर कार्बन है और सेकंड लास्ट कार्बन जो कि 5 नंबर कार्बन है, इनके बीच में क्या बनेगा, हेमी एसिटल बॉन्ड बनेगा। इस हेमी एसिटल बॉन्ड के बनते ही कुछ ऐसी पेंटागोनल, जिसको फ्यूरिनोज रिंग भी बोलते हैं, ये रिंग बन जाएगी। इसके अंदर 4 कार्बन होंगे और 1 ऑक्सीजन होगा, और पहले वाले कार्बन यानी कि दूसरे कार्बन, अब यहां पर कौन सा कार्बन आ गया, दूसरा, पहला कार्बन तो बाहर ही रह गया। जब ये कार्बन इसके साथ मिलेगा तो ये कार्बन भी बाहर रह गया, ये कार्बन भी बाहर रह गया। ये जो है इतनी, ये क्या बन गई,
रिंग बन गई। तो 1 नंबर के ऊपर हम यहाँ पे डिसीजन नहीं लेंगे अल्फा बीटा का, यहाँ पे हम 2 नंबर कार्बन पे लेंगे। 2 नंबर पे अगर OH ऊपर है तो क्या बोलेंगे बीटा, 2 नंबर पे OH अगर नीचे है तो क्या बोलेंगे अल्फा। तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर आप बनाकर इमेजिन कर सकते हैं। यहाँ पे 3 नंबर कार्बन पे OH ऊपर होगा, बाकी सभी पे OH जो है हमने नीचे ड्रॉ किया है। आप एक कॉमन डाउट यहाँ पे बन सकता है आपका, अगर आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है तो आप ये कह सकते हो कि इस 2 नंबर कार्बन पे तो एल्डिहाइड ग्रुप है, तो आपने इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे OH कहां से लगाया है, कह सकते हो या नहीं? ये डाउट आपके दिमाग में आया था या नहीं, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको पहले से डाउट भी बता रहा हूं और इसका सॉल्यूशन भी दूंगा कि इस 2 नंबर कार्बन पे तो OH है ही नहीं, तो यहाँ पे आप OH कैसे लिख रहे हो? एक्चुअली में ये जो 5 नंबर कार्बन है, यहाँ वाले 5 नंबर कार्बन को देखो, ये रहा 5 नंबर कार्बन, इसका जो ये OH है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। समझ पा रहे हो? यहाँ पे जब हेमी एसिटल बॉन्ड बनता है ना, तब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है, जिससे कि यहाँ पे OH क्या आ जाता है, रिप्लेस हो जाता है, प्रकट हो जाता है। और 5 नंबर कार्बन और 2 नंबर कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है पूरा, इसी का नाम क्या है, हेमी एसिटल बॉन्ड है। तो मैं उम्मीद करता हूं मैं आपको फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर और इसके बारे में सारी डिटेल समझा पाया हूं। यू कैन प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको बताता हूं गैलेक्टोज और मेनोज की स्ट्रक्चर। तो मैंने ऑलरेडी सब कुछ ड्रॉ कर रखा है, लिख रखा है टाइम को सेव करने के लिए। इसके अंदर 6 कार्बन होंगे, तो 6 को सीरीज में लिखा है। इसके अंदर भी 6 कार्बन है, दोनों ही एल्डोज होते हैं, ये भी एल्डोज है और ये भी एल्डोज है, दोनों के अंदर 6 कार्बन है, ये भी हेक्सोज है, ये भी हेक्सोज है। दोनों का फॉर्मूला यही होता है C6H12O6, यानी कि ये गैलेक्टोज है और इसका नाम क्या है, मेनोज है। तो फिर डिफरेंस कहां होता है, यहाँ भी हेक्सागोनल रिंग बनती है जिसके अंदर 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन है, यहाँ भी हेक्सागोनल है जिसके अंदर 5 कार्बन 1 ऑक्सीजन है। हेक्सागोनल रिंग को पाइरिनोज नाम देते हैं, यहाँ भी पाइरिनोज नाम ही देंगे। ये ग्लूकोज का इपीमर होता है, ये भी ग्लूकोज का इपीमर होता है। ये रिड्यूसिंग शुगर होता है और ये भी क्या होता है, रिड्यूसिंग शुगर होता है। अभी तक मैंने आपको जितने भी पढ़ाए थे, राइबोज है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, मेनोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये सभी रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। हालांकि हमने लिखना रह गया था हमारा, जो कि हम ऑलरेडी फ्लो चार्ट में लिख चुके हैं ना, तो हम यहाँ पे नहीं लिख रहे फिर से, तो भी चलेगा। ये इतने पॉइंट्स आपको ऑलरेडी समझ में आ रहे होंगे। इपीमर ऑफ ग्लूकोज का मतलब है पूरी स्ट्रक्चर ग्लूकोज के जैसी होती है, लेकिन कुछ जगहों पे चेंजेस होते हैं। जैसे गैलेक्टोज को अगर आप ध्यान से देखो तो ग्लूकोज के जैसा ही है पूरा, लेकिन सेकंड नंबर कार्बन का जो OH है वो भी यहाँ पे क्या हो गया है, पलट गया है। तो क्या बन गया है, ये बेसिकली ऐसा बन गया है। और इसके अंदर अगर आप डिफरेंस देखो तो यहाँ पे देखो फिर से सेकंड नंबर का कार्बन फिर से पलट गया है, यानी कि सेकंड नंबर के कार्बन के इधर OH है, इसमें इधर OH आ गया है, यानी कि दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए हैं। ये गैलेक्टोज बन गया है बेसिकली, ये मेनोज बन गया है। हमेशा फंक्शनल ग्रुप को देखा करो, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन और सेकंड लास्ट कार्बन, ये रहा सेकंड लास्ट, ये रहा, इनके बीच में क्या बनता है, हेमी एसिटल बॉन्ड बनता है। तो कितने मेंबर की रिंग बनेगी वो आप देख ही सकते हो खुद। 1 ऑक्सीजन आएगा और 5 ये कार्बन, यानी कि 6 मेंबर की। 1 ऑक्सीजन आएगा और 5 ये कार्बन, यानी कि 6 मेंबर की हेक्सागोनल दोनों जगह रिंग बनेगी, जिनको पाइरिनोज बोलेंगे। दोनों रिंग्स के अंदर 5-5 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, दोनों ही एल्डोज है, दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर है। तो मैं उम्मीद करता हूं सभी मोनोसेक्राइड की स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिए हैं, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आपको समझ में भी आए हैं। तो आप इनको नोट कीजिए अच्छे से और अच्छे से रिवाइज कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको समझाता हूं कि एक मोनोसेक्राइड दूसरे मोनोसेक्राइड से जुड़ता कैसे है। मैंने एग्जांपल के लिए अल्फा ग्लूकोज का एक रिंग स्ट्रक्चर बनाया है और अल्फा ग्लूकोज का ही दूसरा रिंग स्ट्रक्चर बनाया है। ये जब दोनों मोनोसेक्राइड के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे तो यहां पर 1 नंबर कार्बन का OH और 4 नंबर कार्बन का OH, इनके बीच में से एक H2O क्या होगा, रिमूव होगा, 2 हाइड्रोजन रिमूव होगा और 1 ऑक्सीजन रिमूव होगा। तो बचेगा क्या, बेसिकली ऐसा बॉन्ड है, ऑक्सीजन बचेगा यहाँ ये वाला, ये तो सारे रिमूव हो गए और ऐसा बॉन्ड बचेगा। ये बॉन्ड बना है ना, इसी को नाम देते हैं क्या, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसी बॉन्ड का नाम क्या है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। ये बॉन्ड 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन के बीच बना है, तो इसलिए इसको बोलते हैं 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, यानी 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है, जो कुछ ऐसा दिखता है। इन दोनों यूनिट की जुड़ने की वजह से जो नया स्ट्रक्चर बना है अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज को प्लस करने से, इसी को बोलते हैं माल्टोज। क्या बोलते हैं, माल्टोज। इसके अंदर 2 सेकेराइड के यूनिट है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाई सेकेराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाई सेकेराइड। तो डाई सेकेराइड एक ग्रुप है सेकेराइड का, जिसका एग्जाम्पल क्या है, माल्टोज, जो किससे बनता है, अल्फा ग्लूकोज से। बॉन्ड क्या होता है इसमें,
1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। कैसे बनता है मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं कि ये जो माल्टोज है वो रिड्यूसिंग है या नहीं है। अकेला जो ग्लूकोज था वो रिड्यूसिंग था, अकेला ग्लूकोज रिड्यूसिंग था, अब ये रिड्यूसिंग है या नहीं है। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो अभी भी यहाँ पे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है और ये H है, यानी कि CHO एल्डिहाइड ग्रुप अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप है तो ये कॉपर आयन को रिड्यूस करेगा फेलिंग और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में, तो इसीलिए कलर जो है वो ब्लू से रेड कन्वर्ट होगा। इसलिए माल्टोज भी कैसा है, एक रेड्यूसिंग शुगर है। तो मैं उम्मीद करता हूं मोनोसेक्राइड कैसे जुड़ेंगे और कैसे डाइसेक्राइड बनेगा मैं आपको एक्सप्लेन कर पाया हूं। यू कैन प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो मैंने आपके लिए कुछ ग्लूकोज के इपीमर के बारे में लाइनें लिखी है, जैसे कि ग्लूकोज के इपीमर में सबसे पहले तो ग्लूकोज के बारे में ही समझते हैं हम। इसको ग्रेप शुगर बोलते हैं, अंगूर के अंदर शुगर होती है ये। ब्लड के अंदर जो शुगर होती है वो भी ग्लूकोज ही है, इसलिए ब्लड शुगर भी बोलते हैं। रेस्पिरेशन में सबसे पहले जो तोड़ा जाता है वो ग्लूकोज को ही तोड़ा जाता है, इसलिए मेन रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है। कॉर्न के अंदर जो होती है, मक्के के अंदर, वो भी यही शुगर है, इसलिए इसको कॉर्न शुगर बोलते हैं। ये डी फॉर्म के अंदर मिलती है, इसलिए इसको डेक्सट्रोज बोलते हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी इसको आप बोल सकते हो। फ्रक्टोज के बारे में मैंने लिखा है, ये फ्रूट के अंदर होती है, फ्रूट शुगर। ये हनी के अंदर होती है, हनी शुगर। नेचर के अंदर मिलने वाली सबसे मीठी शुगर है ये फ्रक्टोज, जो नेचुरली मिलती है। आर्टिफिशियल हालांकि इससे भी मीठे सब्सटेंस है, जैसे कि अफ्रीकन बेरी होती है एक, जो दुनिया का सबसे मीठा सब्सटेंस है, सबसे स्वीटेस्ट पदार्थ है बेसिकली। वो एक प्रोटीन होता है, लेकिन जो सबसे मीठा नेचर में मिलने वाला कार्बोहाइड्रेट है वो फ्रक्टोज ही होता है। आर्टिफिशियली तो बहुत सी चीजें बनाई गई है नेचर में जो बहुत बहुत मीठी है, लेकिन नेचर के थ्रू जो मिलती है वो फ्रक्टोज ही शुगर है बेसिकली। ये एल फॉर्म में होती है, लेबुलोज फॉर्म में, जिसको लीवो रोटेटरी भी बोला जाता है। गैलेक्टोज के बारे में हमने लिखा है कि इसको ब्रेन शुगर भी बोलते हैं, इसको म्यूकोइड शुगर भी बोलते हैं। म्यूकोइड शुगर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए इसका नाम म्यूकोइड शुगर है। और जितनी भी मेटाबॉलिकली एक्टिव शुगर होती है ना, जैसे कि ग्लूकोज है, वो सब डी फॉर्म के अंदर मिलती है, लेकिन एकमात्र ऐसी शुगर है फ्रक्टोज जो किसमें मिलती है, एल फॉर्म में मिलती है। जितनी भी शुगर आप याद कर सकते हो वो सभी डी फॉर्म में होगी, लेकिन फ्रक्टोज किसमें होगा, एल फॉर्म में होगा, ये आपको याद रखना है। तो यू कैन नोट दिस लाइंस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए स्टूडेंट्स, कुछ ओलिगोसेक्राइड्स के बारे में मैंने लिख रखा है आपके लिए। सबसे पहला ओलिगोसेक्राइड, इधर हमने नाम लिखे हैं सभी के, इधर उनके अंदर कौन सी यूनिट होती है और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, रेड्यूसिंग है या नॉन रेड्यूसिंग। सबसे पहला है ट्रेलोज। ट्रेलोज जो है वो अल्फा ग्लूकोज और अल्फा ग्लूकोज के जुड़ने से बनता है। इसके अंदर अल्फा 1,1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। और ये इंसेक्ट का जो हीमोलिम्फ होता है, जो कैविटी होती है जिसके अंदर ब्लड भरा होता है, लिम्फ भरा होता है, उसी कैविटी के अंदर ये शुगर मिलता है, ट्रेलोज बेसिकली। किसके अंदर, इंसेक्ट के अंदर। अगला हमने लिखा है माल्टोज, जिसको माल्ट शुगर भी बोलते हैं। ये भी अल्फा ग्लूकोज के जुड़ने से बनता है और यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है और ये रेड्यूसिंग टाइप का शुगर है। अगला है लैक्टोज, जिसको मिल्क शुगर भी बोलते हैं। यहाँ पे बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज 2 यूनिट के जुड़ने से बनता है लैक्टोज जो है, और यहाँ पे बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ये भी रिड्यूसिंग होता है। ये लीस्ट स्वीट है, सबसे ज्यादा स्वीट मैंने आपको पढ़ाया था फ्रक्टोज, सबसे लीस्ट स्वीट है यहाँ पे लैक्टोज। लैक्टोज सबसे कम मीठा है और फ्रक्टोज जो है वो सबसे ज्यादा मीठा है। अंडरस्टूड। अगली हम बात करते हैं सुक्रोज की। सुक्रोज जो है वो गन्ने में होता है, इसलिए इसको केन शुगर, इससे टेबलें बनती है इसलिए इसको टेबल शुगर भी बोलते हैं। ये लैक्टोज मिल्क में होता है इसलिए मिल्क शुगर बोलते हैं। ये बनता है बीटा फ्रक्टोज और अल्फा ग्लूकोज से, और यहाँ पे जो है बॉन्ड होता है बीटा 1,2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये भी नॉन रिड्यूसिंग होता है। ये गन्ने के अंदर होता है, शुगर केन जो पहले ही बता दिया। और जितने भी पदार्थ होते हैं उनकी स्वीटनेस को मेजर करने के लिए एक इंडेक्स बनाया गया था जिसको स्वीटनेस इंडेक्स बोलते हैं। इस इंडेक्स की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वो पदार्थ उतना ही ज्यादा मीठा होगा। इस इंडेक्स को फिक्स किया था इस सुक्रोज की मिठाई के आधार पे। इसके अंदर जितनी भी मिठास थी उसके लिए इंडेक्स रखा गया 1। इससे कोई अगर डबल मीठा होगा तो उसके लिए इंडेक्स हो जाएगा 2। इससे कोई आधा मीठा होगा तो उसके लिए इंडेक्स हो जाएगा हाफ। तो ये है इंडेक्स जो सुक्रोज की मिठास के आधार पर बनाया गया था। कुछ और लिखे हैं जैसे रेफिनोज और सेक्योज। रेफिनोज के अंदर 1 गैलेक्टोज 1 फ्रक्टोज 1 ग्लूकोज होता है और सेक्योज के अंदर 2 गैलेक्टोज 1 फ्रक्टोज 1 ग्लूकोज होता है। तो ये यूनिटी है जो आपको याद रखनी है बेसिकली।
कुछ ट्रिक आप यहाँ पे बना सकते हो, जैसे कि मैं आपको सुक्रोज की एक ट्रिक बताता हूं जो कि बहुत प्रचलित है और प्रसिद्ध है। अगर मैं आपके सामने लिखूं सुंदर जीएफ, क्या लिखूं? सुंदर जीएफ। इस सुंदर का मतलब क्या होगा? सुक्रोज होगा। इस जी का मतलब क्या होगा? ग्लूकोज होगा। और इस एफ का मतलब क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। यानी कि जो सुक्रोज है वो किससे बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से बनता है। इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, सुंदर जीएफ से। तो इसी टाइप की आप बहुत सारी ट्रिक बना सकते हैं और यूज में ले सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं समझाता हूं आपको पॉलीसेकेराइड के बारे में। उसमें भी होमो पॉलीसेकेराइड हमने बात की थी, जिसके अंदर सारी यूनिट सेम होती है। उसमें भी पहले एग्जांपल स्टार्च की डिटेल समझना स्टार्ट करते हैं। स्टार्च के अंदर जितनी भी यूनिट होती है वो सभी अल्फा ग्लूकोज मोनोसेकेराइड की यूनिट होती है। इन यूनिट के जुड़ने से स्टार्च बनता है। बेसिकली ये स्टार्च रिजर्व होता है किसके अंदर? प्लांट के अंदर और एल्गी के अंदर एज ए फूड। प्लांट और एल्गी के अंदर फूड की तरह क्या स्टोर होता है? स्टार्च ही होता है। उसी स्टार्च के अंदर अल्फा ग्लूकोज की यूनिट होती है। ये स्टोर होता है, इसलिए इसको स्टोरेज पॉलीसेकेराइड की उपाधि भी दी गई है, संज्ञा भी दी गई है, इसे बोलते भी हैं। इसके अंदर दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है अमाइलोज, एक होता है अमाइलोपेक्टिन। ऐसा अमाइलेज जिसके साथ में पेक्टिन भी जुड़ा हो उसी का नाम है अमाइलोपेक्टिन। और एक होता है प्योर अमाइलेज जिसे अमाइलोज बोलते हैं। किसी भी स्टार्च के अंदर 20% होता है अमाइलोज और 80% क्या होता है? अमाइलोपेक्टिन होता है। ये परसेंटेज भी एक रफ आइडिया देने के लिए है। बेसिकली स्टार्च टेस्ट अगर आपने सुना हो, किसी भी स्टार्च के ऊपर अगर आप आयोडीन डाल देते हो तो उस स्टार्च का कलर हो जाता है ब्लू, है ना? इसी को बोलते हैं आयोडीन टेस्ट। ब्लू कलर आता है किसके साथ? आयोडीन के टेस्ट। यही है स्टार्च टेस्ट, आयोडीन टेस्ट, जो नाम देना चाहो। ये क्यों आता है ब्लू कलर? ध्यान से समझना, क्योंकि सेकेंडरी हेलिकल के स्ट्रक्चर होते हैं इस स्टार्च के अंदर, वो स्ट्रक्चर्स के अंदर जो पोरिन्स होते हैं, गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों के अंदर आयोडीन होल्ड हो जाता है, रुक जाता है। और जब आयोडीन वहां पे रुक जाता है तो वो ब्लू कलर को अपीयर करता है, दिखाता है। अगर वहां पे गड्ढे नहीं होंगे, सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होगी, तो आयोडीन वहां पे नहीं रुकेगा और ब्लू कलर नहीं आएगा। अगर वहां पे सेकेंडरी हेलिकल के स्ट्रक्चर है, पोर से गड्ढे हैं, तो उन गड्ढों में आयोडीन रुकेगा और ब्लू कलर आएगा। तो स्टार्च जहां पर होगा वहां पे सेकेंडरी हेलिकल के स्ट्रक्चर होंगे, वहां पे गड्ढे होंगे, वहां पे आयोडीन रुकेगा और वहां पे ब्लू कलर आएगा। इसके दो डेरिवेटिव्स होते हैं। एक तो है पैरामाइलोन जो कि यूग्लिना के अंदर मिलता है। यूग्लिना के अंदर जो स्टोर्ज फूड है वो पैरामाइलोन के रूप में होता है। पैरामाइलोन भी एक स्टार्च का ही टाइप है, डेरिवेटिव है। एक होता है मेनिटोल जो कि ब्राउन एल्गी के अंदर मिलता है ना? मेनिटोल। और एक लेमिनेरिया और होता है, लेमिनेरिया, ये भी ब्राउन एल्गी के अंदर मिलने वाला स्टोरेज का फूड है ना? तो मेनिटोल, लेमिनेरिया, पैरामाइलोन, ये सब डेरिवेटिव है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं स्टार्च रेड्यूसिंग है या रेड्यूसिंग नहीं है, स्टार्च के अंदर एक ऐसी चेन होगी, बेसिकली बहुत सारी मोनोसेकेराइड ग्लूकोज जुड़े होंगे। इसका जो राइट एंड होता है ये तो होता है रेड्यूसिंग, आप याद भी रख सकते हो, आर से राइट, आर से रेड्यूसिंग। और इसका जो लेफ्ट एंड होता है वो होता है नॉन रेड्यूसिंग। तो आप याद रखेंगे क्योंकि इस तरफ फ्री एल्डिहाइड का ग्रुप होता है राइट साइड में, इसलिए ये रेड्यूसिंग है। और इधर कोई भी फ्री ग्रुप नहीं होता है लेफ्ट साइड में, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग ग्रुप है। तो ये स्टार्च के बारे में आप इतना नोट करें, जो कि कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सो चलिए अब हम सेलुलोज के बारे में समझते हैं। सेलुलोज भी एक होमोपोलीसेकेराइड का एग्जांपल लिखा था हमने। इसके अंदर बीटा ग्लूकोज की यूनिट होती है। ये अनब्रांच होता है, यानी कि ज्यादा ब्रांचेस यहाँ पे नहीं निकलती है। ये एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लीनियर होता है, इसलिए यहाँ पे हेलिक्स भी नहीं होते हैं। अगर हेलिक्स नहीं होते तो यहाँ पे आयोडीन रुकता भी नहीं है। आयोडीन नहीं रुकता तो ब्लू कलर ही नहीं आता। जब ब्लू कलर ही नहीं आता तो इसको आयोडीन टेस्ट के लिए यूज भी नहीं करते हैं। अनब्रांच्ड है इसीलिए लीनियर है। बेसिकली इसके अंदर बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, यानी कि पहले और चौथे कार्बन के बीच में बनता है। जो बीटा ग्लूकोज की यूनिट है उसके पहले कार्बन और दूसरे कार्बन के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। ये स्ट्रक्चर को बनाने वाला कंपाउंड है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ बनाता है? जैसे कि एल्गी और प्लांट की जो सेल वॉल है उसकी स्ट्रक्चर बनाता है ये। जैसे कि पेपर है, कॉटन फाइबर है, इनके अंदर क्या होता है? सेलुलोज होता है। तो पेपर और कॉटन की स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? सेलुलोज। सेल वॉल की स्ट्रक्चर कौन बना रहा है? सेलुलोज। इसलिए इसको स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ये प्लांट का काइटिन मॉलिक्यूल कहा जाता है। जैसे कि काइटिन होता है इंसेक्ट के ऊपर, बेसिकली एक्सोस्केलेटन के ऊपर होता है काइटिन।
उसी टाइप से जो सेल वॉल होती है प्लांट की उसके अंदर होता है सेलुलोज। तो सेलुलोज को प्लांट का काइटिन भी कहा जाता है। काइटिन ऑफ द प्लांट किंगडम इज नोन एज सेलुलोज कहा जाता है। मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये, बायोमोलिक्यूल है किसी भी अर्थ के ऊपर। अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा मिलने वाला बायोमोलिक्यूल्स अगर पूछे तो आप सेलुलोज ही बताओगे। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सबसे ज्यादा मिलने वाला बायोमोलिक्यूल्स पूछे तो आप प्रोटीन बताओगे। ये हम चैप्टर की स्टार्टिंग में ही सीख चुके हैं। पूरी अर्थ के ऊपर अगर पूछे तो बताओगे सेलुलोज। लिविंग बॉडी के अंदर अगर पूछे तो क्या बताओगे? प्रोटीन बताओगे। कुछ डेरिवेटिव लिखे हैं हमने सेलुलोज के, जैसे कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज ये इमल्सिफाइंग एजेंट होता है, इसीलिए आइसक्रीम्स, जेली इन सब के अंदर डाला जाता है ये कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज जो है। अगला है नाइट्रोसेलुलोज। जितने भी फटाके होते हैं, बम होते हैं, गन्स होती है, पिस्टल्स होती है, एक्सप्लोसिव का जो काम करती है, तबाही का काम, उसके अंदर नाइट्रोसेलुलोज डाला जाता है। उसके अलावा सेलुलोज एसीटेट लिखा है हमने, जो शटर प्रूफ ग्लास बनाते हैं, शटर प्रूफ ग्लास जो बनते हैं उनके अंदर इसका यूज होता है सेलुलोज एसीटेट का, जो एक टाइप का सेलुलोज ही है। अगला लिखा है सेलुलोज जेंथेट। सेलुलोज जेंथेट जो है ये एक आर्टिफिशियल सिल्क है। सिल्क तो जानते ही हो आप, ऐसी सिल्क जिसको हम बनाते हैं खुद, उसी को बोलते हैं सेलुलोज जेंथेट। तो ये 4 सेलुलोज के डेरिवेटिव है और ये सेलुलोज की कुछ डिटेल है। इसके अंदर भी अगर आप समझना चाहते हो कि ये रेड्यूसिंग है या नॉन रेड्यूसिंग, जितनी भी पॉलीसेक्राइड आपको पढ़ाऊंगा, होमोपॉलीसेक्राइड, उसका जो राइट एंड होगा वो रेड्यूसिंग होगा और जो लेफ्ट एंड होगा वो नॉन रेड्यूसिंग होगा। तो ये कॉमन बात है, हम बार बार नहीं लिखेंगे, 2 बार लिख चुके हैं। सो यू कैन प्लीज नोट दिस, देन वी फर्दर मूव ऑन। तो चलिए अब हम समझते हैं ग्लाइकोजन के बारे में। ग्लाइकोजन के अंदर अल्फा ग्लूकोज की यूनिट होती है। यहाँ पे अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है लीनियर स्ट्रक्चर में। कुछ ऐसा लीनियर स्ट्रक्चर समझ सकते हो। यहाँ पर जो बॉन्ड होगा वो कौन सा होगा? अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। जब इस लीनियर स्ट्रक्चर से कोई ब्रांच जुड़ेगी तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? अल्फा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनेगा। तो 2 टाइप के बॉन्ड लिखे हैं। लाइन में कौन से बॉन्ड होंगे? ये वाले। और जब दूसरी नई ब्रांच जुड़ेगी तो वो इस बॉन्ड से जुड़ेगी, अल्फा 1,6,8 ब्रांचिंग। ये बहुत ब्रांच होती है, यानी कि बहुत ही सारी ब्रांचेज इसमें लगी होती है। मेन रिजर्व फूड होता है फंजाई के अंदर और एनिमल्स के अंदर। फंजाई के अंदर भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है और एनिमल्स के अंदर भी ग्लाइकोजन स्टोर होता है। एनिमल के अंदर लीवर और मसल के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है। ये नीट 2019 के अंदर पीवाईक्यूज आया था कि एनिमल्स में कहाँ स्टोर होता है। इसको एनिमल का स्टार्च भी कहते हैं। जैसे प्लांट के अंदर फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, उसी प्रकार एनिमल के अंदर जो फूड है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। इसलिए एनिमल स्टार्च किसे बोलते हैं? ग्लाइकोजन को बोलते हैं। बेसिकली ये स्टोरेज होता है, इसलिए इसको स्टोरेज पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। आगे हम समझते हैं इनुलिन के बारे में। इनुलिन एक कार्बोहाइड्रेट है जिसके अंदर बीटा फ्रक्टोज की केवल 40 यूनिट होती है। यहाँ पे ओनली 40 ही यूनिट होने के कारण ये सबसे छोटा पॉलीसेकेराइड होता है। इसके अंदर बीटा 1,2 बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा जब तक हम कार्बोहाइड्रेट की बात कर रहे हैं। ये स्टोरेज होता है, इसलिए स्टोरेज पॉलीसेकेराइड बोलते हैं। ये कहाँ पे स्टोरेज होता है? जैसे कि डेहलिया और एस्परजिलस पेड़ों के जो खाने योग्य पार्ट्स होते हैं उनके अंदर ये स्टोर होता है इनुलिन। और ये यूज होता है जीएफआर को डिटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होता है। जितना भी हम खाना खाते हैं वो सारा खाना बॉडी के अंदर टूट जाता है, मेटाबोलाइज हो जाता है। लेकिन अगर हमने इनुलिन खाया है तो ये ना तो टूटता है ना मेटाबोलाइज जाता है। जितना खाया है उतना यूरिन से निकल जाता है। जीएफआर का मतलब है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। हमारा जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन है उसके अंदर ग्लोमेरुलस स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर के अंदर से कितना ब्लड फिल्टर हो रहा है, उस फिल्टर होने के कारण कितना इनुलिन वापस बाहर आ रहा है बॉडी से, ये डिटेक्ट कर लिया जाता है जीएफआर डिटेक्शन से। तो जीएफआर कितना है, ग्लोमेरुलस कितना लीटर फिल्टर कर सकता है पर डे, इसको चेक किया जाता है इसी इनुलिन की अमाउंट से, है ना। तो इसको हम और डिटेल में समझेंगे जब हम एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन में। अब हम बात करते हैं काइटिन के बारे में। तो आप जानते हैं काइटिन फंजाई की सेल वॉल में होता है, ऑर्थोपोडा के एक्सोस्केलेटन में होता है। उसके अलावा ये स्ट्रक्चर बनाता है, इन दो की स्ट्रक्चर बनाई है सेल वॉल और एक्सोस्केलेटन की, इसलिए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड भी है। सेकंड मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है पूरी अर्थ पे। फर्स्ट कौन सा है? सेलुलोज। सेकंड कौन सा है? काइटिन है। तो सेलुलोज सबसे ज्यादा मिलता है, काइटिन सबसे उससे कम मिलता है। बेसिकली सेकंड मोस्ट अबंडेंट है। इसको फंजाई का सेलुलोज भी बोलते हैं, फंगल सेलुलोज भी बोलते हैं। इसके अंदर कोई ब्रांचेस नहीं होती, अनब्रांच होता है और बॉन्ड जो है बीटा 1,4 बॉन्ड होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा बेसिकली। इसकी जो यूनिट है उसको नाग यूनिट बोलते हैं। नाग और नाम दो
पहले ही पढ़ा चुका हूं मैं सेल चैप्टर के अंदर। नाक का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिक एसिड, है ना, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन भी बोल सकते हो या एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन एसिड भी बोल सकते हो। इस यूनिट का पूरा नाम है और इन यूनिट से क्या बनता है, काइटिन बन जाता है जब ये जुड़ती है। तो ये हमने समझा होमोपोलीसेकेराइड के बारे में। यू कैन नोट दिस। फिर हम स्टार्ट करते हैं हेट्रोपोलीसेकेराइड के बारे में। सो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हेट्रोपोलीसेकेराइड के बारे में। हेट्रोपोलीसेकेराइड के 3 एग्जांपल के बारे में कुछ लाइनें मैंने आपके सामने लिखी है जो बहुत ही कॉमन है ना। इसके अलावा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जितना कार्बोहाइड्रेट मैंने पढ़ा दिया है, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर नीट। सबसे पहला है पेक्टिन। तो पेक्टिन जो है हम जानते हैं कि मिडल लेमेला के अंदर मिलता है और मिडल लेमेला सेल वॉल के बीच में मिलता है, 2 सेल वॉल के बीच में। कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ जुड़ा होता है ये पेक्टिन, इसलिए कैल्शियम मैग्नीशियम पेक्टेट ऐसा वर्ड वहां पे लिखते हैं हम। अगला एग्जांपल है अगार अगार का। अगार अगार जो है ये रेड एल्गी से मिलता है हमें। रेड एल्गी के एग्जांपल ग्रेसिलेरिया और जिलेडियम है, ये आप ध्यान में रखेंगे। उसके अलावा इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं होती है, नॉन नाइट्रोजनस। इसके अंदर सल्फर होती है सल्फेटेड, और ये पॉलीमर होता है किसका, गैलेक्टोज का और उस गैलेक्टोज के डेरिवेटिव का। अगार अगार जो है इसके अंदर नाइट्रोजन नहीं है, इसके अंदर केवल सल्फर है और ये डेरिवेटिव होता है। ये किसका पॉलीमर है, किससे बना होता है, गैलेक्टोज का या फिर गैलेक्टोज के पॉलीमर से बना होता है। इतना आप ध्यान में रखेंगे अच्छे से। उसके अलावा म्यूसिलेज अगला हेट्रोपोलीसेकेराइड है जिसको म्यूकोपोलीसेकेराइड भी बोलते हैं। ये कोलोइडल शुगर होता है, यानी कि गाढ़ा शुगर होता है बेसिकली। इसके कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे हिपेरिन, मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्टामिन और हिपेरिन के बारे में जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाऊंगा। अभी केवल नाम याद रखें। किरेटिन सल्फेट भी हम पढ़ेंगे कि किरेटिन प्रोटीन के अंदर होता है। विट्रस ह्यूमर हमारी आंखों के अंदर भरा होता है, इस ह्यूमर के अंदर भी ये म्यूसिलेज का कंटेंट होता है, मात्रा होती है। साइनोवियल फ्लूइड जो है हमारे जॉइंट्स के बीच में होता है और वहां पर भी बेसिकली ये म्यूसिलेज पाया जाता है। हाइल्यूरोनिक एसिड जो है हमारे दांतों में भी होता है, वहां पर भी आपको पढ़ाऊंगा कि म्यूसिलेज का बना हुआ हाइल्यूरोनिक एसिड होता है। कॉन्ड्रियोनटिन जो है हमारी कार्टिलेज के पास में होता है, कार्टिलेज के अंदर भी होता है बेसिकली। तो ये कुछ जगह हैं जहां पर ऐसे मटेरियल मिलते हैं जो म्यूसिलेज के बने होते हैं। म्यूसिलेज या फिर म्यूकोपोलीसेकेराइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेट्रोपोलीसेकेराइड है। तो आज के लेक्चर में हमने बेसिकली कार्बोहाइड्रेट को बहुत डिटेल में समझा है। इस लेक्चर को आप अगेन से देख सकते हैं, अगर कुछ भी डाउट हुआ हो तो। अच्छे से इस लेक्चर के नोट्स बनाने हैं आपको और उन नोट्स को बार बार पढ़ते रहना है जब तक याद ना हो जाए, जब तक इतनी प्रैक्टिस ना हो जाए कि क्वेश्चन आपसे हवा में होने लगे। आपको बायो को बार बार पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप इसमें मास्टरी हासिल कर पाओगे और अपने टारगेट मार्क्स तक पहुंच पाओगे। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो उसके लिए कमेंट सेक्शन तो खुला पड़ा हुआ है, आप जितने मर्जी कमेंट करते जाएं, हम उसका रिप्लाई करते रहेंगे। थैंक यू सो मच यहाँ तक बनने के लिए। चिल देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।